डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने सीबीएसई 10th बोर्ड का मैथ्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाता है। तो देखिए उस सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है। उस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि a and b are two positive integers such that the least prime factor of a is 3, है ना, and the least prime factor of b is 5. Then least prime factor of a plus b is what? मतलब आपसे कहना चाहता है कि कोई एक संख्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a है जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है, और कोई एक दूसरी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो b है और उसका जो लिस्ट प्राइम फैक्टर है ना वो क्या है, 5 है। तो आपसे पूछता है कि दोनों के लिस्ट प्राइम फैक्टर्स का सम का, है ना, आपसे क्या पूछता है, दोनों संख्याओं के लिस्ट प्राइम फैक्टर्स के सम का लिस्ट प्राइम फैक्टर पता करें, है ना। क्योंकि इस सवाल से थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सा लग रहा होगा, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि इसमें आपसे ये पूछा जाता है, ये पूछ रहा है आपसे कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के लिस्ट प्राइम फैक्टर्स के अगर सम निकाल लें और फिर उस सम का अगर आप लिस्ट प्राइम फैक्टर निकालें तो क्या होगा, है ना। तो आप देखिए, पहले हम लोग लिखते हैं कि द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a is 3 एंड द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b is 5। तो आपसे क्या पूछता है, तो आपसे पूछता है कि लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ, है ना। तो क्या कर रहा है कि दोनों के लिस्ट प्राइम फैक्टर का आप क्या निकाल लें, पहले सम क्या निकाल लें, सम 3 + 5, है ना। मतलब आप गौर करें, है ना, कि 8 का, है ना, आपसे क्या कर, आपसे कि आपको बताना है कि अगर इन दोनों का सम अगर 8 है तो 8 का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो आप एक काम करें, पहले 8 को प्राइम फैक्टर के तौर पे, है ना, आप आगे डील करें, इसको आगे ले जाएं। या आप अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ये सोचिए कि 8 जो है ना, जो 8 जो एक डिजिट है ना, वो कितने और दूसरे डिजिट से वो डिविजिबल है। तो हम देखेंगे इसका जो इसका फैक्टर है वो 1 है ना, इसका फैक्टर क्या है, 2 हो सकता है ना, इसका फैक्टर क्या है, 4 हो सकता है, इसका फैक्टर क्या है, 8 हो सकता है ना। तो आप ये देखिए कि इसमें सबसे छोटी प्राइम जो अंक है वो कौन सा है, मतलब आप उसके फैक्टर्स में से आप ये देखें कि जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है वो कौन सा है। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 2, क्या है, 2। तो सो द आंसर इज, है ना, सो द आंसर इज 2, है ना। तो यहां पे आपको सबसे पहली बात क्या है कि क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है तो आप चीजों को आसानी से समझ जाते हैं। तो सवाल कुछ इस प्रकार का था और ये एमसीक्यू के तौर पे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप ध्यान दें, इस तरह के सवाल को आप इस प्रकार से डील करेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने आपके बोर्ड एग्जाम का एक सवाल है जिसमें आपसे कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 should be multiplied so that the square root of the product is a rational number, है ना। आपसे कहता है कि the smallest natural number by which 1200 should be multiplied so that the square root of the product is a rational number। मतलब आपसे कहना चाहता है कि एक नेचुरल संख्या है ना 1200, और 1200 में ऐसी कौन सी संख्या या कौन सा अंक को मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लाई के बाद जो प्रोडक्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर आए, या उसका जो स्क्वायर रूट आए ना वो एक क्या हो, रेशनल नंबर हो। समझ में आ रहा है, कहना क्या चाहता है, आपको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। The smallest natural number by which 1200 should be multiplied so that the square root of the product is a rational number। मतलब 1200 में क्या गुना किया जाए कि प्रोडक्ट का
स्क्वायर रूट जो है ना एक परफेक्ट रेशनल नंबर आए, मतलब पॉइंट में नहीं, एक पूर्ण संख्या है ना, कुछ ऐसा आए जिसमें पॉइंट या फिर वो एक इरेशनल नंबर ना हो, है ना, वो एक रेशनल नंबर हो, मतलब पॉइंट के बाद रिपीटिंग है ना नंबर ना हो, वो रूट में ना हो। तो ऐसी कौन सी संख्या 1200 में मल्टीप्लाई किया जाए? तो देखें, तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको उस संख्या को जो दिया गया है उसका आपको क्या करना होता है, उसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना होता है, प्राइम फैक्टर निकालना होता है। तो देखिए जरा, 600 टू ज़ा 1200 एंड 300 टू ज़ा 600 एंड 150 टू ज़ा 300 and 75 to the 150 and 25 3 the 75 and 5 5 the 25। तो आप गौर करें, इन सारे नंबर्स को पहले आप पेयर में है ना सजा लें। तो देखिए आप यहां पे दोनों का एक पेयर बनता है 2 स्क्वायर, इनका पेयर बनता है 2 स्क्वायर, है ना, इनका भी पेयर बनता है, तो क्या हो गया 3 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर, है ना, क्या हो गया 5 स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि कौन सा ऐसा संख्या है या कौन सा ऐसा अंक है जो पेयर में नहीं है, जो पेयर में नहीं है। मतलब इस प्रकार के मैथ्स में सबसे पहले आपको उसका प्राइम फैक्टर निकालना होता है, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप ये देखें कि किन संख्याओं का पेयर लग रहा है और किन संख्याओं का पेयर नहीं लग रहा है। तो जिनका पेयर नहीं लग रहा है, जिनका पेयर नहीं लग रहा है, जैसे 3 जो है वो पेयर में नहीं है, तो इस 3 को पेयर में लाने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने मन से? आपको अपने मन से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये पेयर में आएगा। तो मतलब साफ है कि अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं और प्राइम फैक्टर निकालने के क्रम में जो संख्या पेयर में नहीं है और उसको पेयर में निकालने के लिए हमें जिन संख्याओं से वहां पे गुना करना पड़ता है, वही संख्या इस तरह के क्वेश्चंस का क्या होता है, आंसर होता है। तो यहां पे आपको इस 3 को पेयर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ गया, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 3 आएगा। मतलब अगर 1200 में 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट जो है ना एक रेशनल नंबर होगा, है ना। तो आप बच्चों मैथ्स को देखें, सीखें, है ना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है या इस प्रकार के मैथ्स आते रहते हैं या आएंगे, है ना। तो आप इसको देखें, सीखें, है ना। और देखिए आपके सामने एक सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी -1 4 9 14 डॉट 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 इज 129, कहता है कि इस एपी का जो कि आपके सामने दिया हुआ है उसका nth टर्म क्या है, 129। और अगर उस एपी का nth टर्म 129 है तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n का मान पता करना है। अगर आपके सामने एक एपी दिया हुआ है और उस एपी का nth टर्म जो है ना अगर कुछ दिया हुआ है तो आपको बताना है कि n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको उसमें से a पता करना है। तो a क्या है, -1, है ना। और इस -1 को हम चाहें तो t1 भी कह सकते हैं, और t2 क्या है ना, 4 क्या है, 4। तो आपको d का मान पहले पता करना है। d बराबर क्या होता है, t2 माइनस t1 होता है ना। t2 में क्या दिया हुआ है, 4 माइनस t1 में क्या दिया हुआ है, -1, है ना। माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5। तो अब आपको n का मान पता करना है। तो आप ध्यान दें कि n का मान पता करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का सहारा लेते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है कि Tn = a + n -
1 इंटू टी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है। तो आप देखिए जरा, आपका लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 129 और ए बराबर क्या दिया हुआ है -1, ए बराबर क्या दिया हुआ है -1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। और डी का मान क्या आपके सामने क्या है 5, क्या है 5। सो 129 इज इक्वल टू -1 प्लस 5 इंटू एन, 5n माइनस 5। तो आप ध्यान दें कि 129 है ना, -1 एंड -5 क्या हो जाएगा -6 प्लस 5n। और ये -6 इक्वल की राइट साइड से अगर इक्वल सिंबल की लेफ्ट साइड में आएगा तो अपना सिंबल चेंज करता हुआ आएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 5n इज इक्वल टू 135। सो 5n इज इक्वल टू 135। तो आप देखें जरा कि जब 5n इज इक्वल टू 135 है तो n बराबर क्या होगा 135 अपॉन 5 होगा। सो n इज इक्वल टू 27 5 135। तो आप इस तरह के मैथ्स को, इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करके आप इसे आसानी से बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है ना। मतलब आप साफ है कि आप इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद आप इस तरह के मैथ्स को, इस प्रकार के स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, है ना, या आप इसको अपने फेयर में, है ना, उतार भी लें, या फिर अगर आप सीख गए तो। बच्चों देखें, एक सवाल है जो कि कोऑर्डिनेट चैप्टर का है और इसमें आपसे कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, अब ये ध्यान दें, ये जो पॉइंट्स है ना, ये किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, वो किसी एक प्लेस का, किसी एक पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट है। मतलब एक पॉइंट क्या आपका मान लें, आप इसका, इस पॉइंट को अगर आप क्या मान लें ए मान लें, है ना, और इस पॉइंट को आप क्या मान लें अगर बी मान लें, तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है ना वो क्या है 4p, क्या है वो 4 और p है। और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1 और 0 है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको कि हम ए बी भी कह सकते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस ए बी है ना, उस ए बी का जो वैल्यू है ना वो कितना है, वो 5 यूनिट्स है। तो इसके बाद आपको बताना है कि p का मान क्या होगा, इसके बाद आपको बताना है कि p का मान क्या होगा। तो आप ध्यान दें जरा, कुछ इसको इस प्रकार से पहले लिख लें, है ना। जैसे अगर पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया हुआ है 4 और p, है ना। आप इसे क्या मान लें, आप इसे x1, है ना, y1 मान लें, और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो 1 और 0 है। आप इसे x2 मान लें और आप इसे क्या मान लें y2 मान लें, है ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच का अगर डिफरेंस निकालना होता है तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार का, है ना, जैसे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप देखें अगर आप ए बी की बात करें तो x2 में क्या है 1, क्या दिया हुआ है 1। x1 में क्या है तो है वो 4, है ना। x2 में क्या है 1 तो 1, x1 में क्या है 4 तो यहां पे 4। अब ध्यान दें y2 का मान कितना दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ y2 इज 0, y1 का वैल्यू क्या है, तो y1 का वैल्यू क्या है p, है ना, होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप आगे ध्यान दें जरा, सीखें यहां पे। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी a और b जो पॉइंट्स है ना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 5, क्या है, मतलब ab क्या है 5। तो आप इस ab की जगह पे 5 को भी लिख लें या लिख सकते हैं, है ना। अब आप ध्यान दें जरा,
1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, है ना। एंड 0 माइनस p तो क्या हो जाएगा -p, ये क्या हो जाएगा -p का होल स्क्वायर। तो आप देखिए जरा यहाँ पे क्या हो सकता है। आप एक काम करें, है ना, आप इस रूट को चाहें तो इस रूट को आप चाहें तो इक्वल के राइट साइड से आप उसको इक्वल सिंबल के लेफ्ट साइड भी ला सकते हैं। और जब आप रूट को इक्वल सिंबल के एक साइड से अगर अदर साइड में ले जाते हैं तो वो क्या होता है, अपना रूप बदलकर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता है। सो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस p का स्क्वायर क्या हो जाएगा p स्क्वायर, है ना। तो आप ध्यान दें 5 5 जा 25 और ये प्लस से कहां चलाएगा माइनस में, इज इक्वल टू p स्क्वायर, है ना। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, है ना। एंड देन p इज इक्वल टू है ना √16। तो आंसर क्या हो सकता है -4 एंड +4, है ना। तो मेरा कहना क्या है कि जब भी कभी आपको इस तरह का मैथ्स अगर दिया जाता है तो एट फर्स्ट आप पहले क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन का आपसे डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और कोऑर्डिनेट के साथ साथ दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ था। और उसके बाद आपको उसमें के एक कोऑर्डिनेट्स का जो सिंबल था क्या था p था, आपको उस p का मान फाइंड आउट करना था। तो इस तरह के मैथ्स को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक सवाल है जिसमें आपसे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स है ना। पॉइंट का मतलब क्या है कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ये मान लिया जाए कि एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है a और एक अदर पॉइंट का नाम क्या है b, और पॉइंट a का कोऑर्डिनेट क्या है m और -n, और पॉइंट b का कोऑर्डिनेट क्या है -m और n। मतलब आपके सामने आपसे कहता है कि 2 पॉइंट्स हैं a और b, जिसमें a का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो m और -n है, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है -m और n है। तो आपसे कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताएं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताएं। तो सबसे पहले आप इसको किसी एक प्रकार से, है ना, आर्टिकुलेट कर लें। तो a बराबर क्या हो जाएगा m -n, इसको आप x1 और y1 कंसीडर कर लें, और b बराबर क्या दिया हुआ है -m और n है ना, इसको आप x2 और y2 कंसीडर कर लें। तो देखिए आपसे अब क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछता है a b बराबर, मतलब a और b के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो फॉर्मूला कहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए जरा कि अगर ए बी का मान आपको फाइंड आउट करना है ना, तो x2 में क्या दिया हुआ है -m, क्या दिया हुआ है -m, और x1 में क्या है m, क्या है m होल स्क्वायर, y2 में क्या दिया हुआ है n, क्या दिया हुआ है, और y1 में क्या है -1, है ना, y1 में क्या दिया हुआ है -n दिया हुआ है ना। इसका आप स्क्वायर कर लें, है ना, गौर करेंगे y2 में क्या दिया हुआ है n, और y1 में क्या दिया हुआ है -n। तो अब देखिए जरा आप यहां पे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, है ना, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो m प्लस n क्या हो जाएगा 2m, और सिंबल क्या रह जाएगा माइनस का होल स्क्वायर, है ना। अब गौर कीजिएगा यहां पे n है ना,
माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, है ना। तो अब ध्यान दें यहां पे -2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना। तो ध्यान देंगे आप लोग यहां पे, अगर हम लोग गौर करें, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। और अगर ध्यान दें हम लोग तो -m प्लस -m क्या होता है, -2m होता है, इसका होल स्क्वायर करना है ना। तो -2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 4m स्क्वायर, क्या हो जाएगा, प्लस 4m स्क्वायर हो जाएगा। और n प्लस n क्या हो जाएगा, 2n, क्या हो जाएगा, 2n, और 2n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ध्यान दें, है ना, कि दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 क्या कॉमन है, 4, तो अंदर क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। फिर एक बात बताएं, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, क्या हो जाएगा, 2, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, 2 रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मतलब अगर आपके सामने अगर ए बी के बारे में पूछा जाए कि ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप कुछ इस प्रकार से उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि आपसे कहा रहा था, है ना, आपसे कहा गया था कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, है ना, जिसमें कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या था, m और -n था, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या था, -m और n था। तो अगर ए बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपसे अगर ए और बी के बीच का अगर डिस्टेंस पूछता है, तो आप कुछ इसी प्रकार से या जस्ट सेम इसी तरीके से आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने एक सवाल है जिसमें आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है ना, और उसमें आपसे कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू, इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू tangents to a circle with center O such that POQ is equal to 110, मतलब 110 डिग्री, then PTQ is equal to, मतलब साफ है कि आपके सामने एक सर्कल दिया हुआ है ना, ये OP और OQ क्या है, रेडियस है, और TP और TQ क्या है, टेंजेंट है, और POQ का जो एंगल का मेजरमेंट है वो कितना है, वो 110 डिग्री है। तो आपसे क्या पूछता है, तो आपसे पूछता है कि PTQ मतलब आपसे इस एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप समझेंगे बातों को। आपको पहले ये समझना है कि जब भी कोई टेंजेंट है ना, और सर्कल के रेडियस को, जब भी कोई टेंजेंट और सर्कल के रेडियस को मिलाया जाता है, तो जहां पे वो दोनों मिलते हैं ना, जहां पे दोनों मिलते हैं उस जगह के एंगल्स का मान कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर ये PQ जो है और OQ, PQ क्या है, टेंजेंट है, OQ क्या है, सर्कल का रेडियस है, तो जहां पे दोनों मिलता है ना, जहां पे दोनों मिलता है, तो वहां पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्योंकि हमने अभी आपसे कहा है कि सर्कल का रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब कुछ ऐसा है कि आप समझे जरा कि जो OP होगा ना, वो क्या होगा, TP पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना। इसको आप रिवर्स पे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब OP परपेंडिकुलर टू, है ना, TP, है ना, क्या हो जाएगा, TP, है ना। उसी प्रकार से OQ परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, TQ, है ना। तो यहां भी 90, यहां भी क्या हो गया, 90। तो अब आप देखिए जरा यहां पे क्या करना है आपको मालूम है कि यहां पे अगर आप फिगर को देखें, अगर फिगर को आप थोड़ा सा गौर से देखें, तो यहां फिगर क्या बन रहा है, POQT, जो कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो आप इसे बहुत ही इजीली लिख सकते हैं
कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 है ना। तो देखिए जरा, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, O का वैल्यू कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, Q का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, और एंगल T का तो मालूम ही नहीं है हम लोग को, है ना। तो ध्यान दें यहाँ पे कितना हो रहा है, इसका सम कितना आएगा, तो इसका सम आएगा 290, इसका सम कितना आएगा 290 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 एंड सो एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 290 एंड एंगल T इज इक्वल टू, है ना, 70 डिग्री। T मीन्स, है ना, एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो देखा आपने कि आपने किस प्रकार से मैथ को हमें सोल्व करते हुए देखा है। तो आप भी इस मैथ्स को, है ना, इसी प्रकार से एग्जाम में आप सोल्व करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को देखकर सीखना चाहे सर कि मैथ्स को कैसे सोल्व किया जाता है, तो आप इस वीडियो को देखकर सीख भी सकते हैं कि इस प्रकार के मैथ्स के साथ किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, जिसमें आपसे कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर। आपसे कहना चाहता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उस सिलेंडर का जो बेस का रेडियस है ना, वो कितना है 7 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि उस राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो आप देखिए जरा उसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले एक बनाएं, है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाएं, है ना। तो उसका जो बेस का जो रेडियस है ना, वो कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, है ना, और उसका हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आप सब लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, आर में क्या दिया हुआ है 7 है ना, स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 7 × 7, और एच कितना दिया हुआ है इसका, तो एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एच 10, क्या दिया हुआ है 10, तो 7 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 22 7 जा 154 एंड 154 10 जा 1540, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है हमेशा, है ना, यूनिट क्यू में होता है। तो आप ध्यान दें कि कितना आसान सा मैथ था, है ना। और इस तरह के मैथ्स हो सकते हैं कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या आ जाएं, तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए एक सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडी r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, then, है ना। तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको चूज करना है कि इस क्वेश्चन के बिहाफ में इसका आंसर क्या होगा, है ना। आपसे क्वेश्चन कहता है कि इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियस r1 and r2 is equal to the circumferences of a circle of radius r, then, है ना। ये क्या कौन सा आने वाला है, मतलब साफ साफ कहना चाहता है आपसे कि दो रेडियस है और उसका अपना अपना जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका रेडियस है ना, वो r1 और r2 है ना। तो फिर आपसे क्या करना चाहता है, लेकिन दोनों का, लेकिन इक्वल, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, दोनों का जो सर्कमफ्रेंस का जो सम है ना,
दोनों का सर्कमफ्रेंस का क्या है, जो सम है वो आर रेडियस वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। मतलब दो आपके पास सर्कल है, एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस क्या है, R2 है, और दोनों की सर्कमफ्रेंस का जो सम है ना वो एक ऐसे सर्कल के बराबर है या ऐसे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है जिसका रेडियस क्या है, R है ना। तो आपको इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे फाइंड होता है। तो आप देखेंगे पहले इसमें क्या कहा जा रहा है और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं पहले, है ना, और देखते हैं कि रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ, है ना, वन सर्कल कितना दिया हुआ है, R1, है ना। तो देखिए जरा, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r। रेडियस ऑफ अदर सर्कल क्या दिया हुआ है, R2। तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई R2, है ना। और दोनों की सर्कमफ्रेंस का सम जो है ना एक ऐसे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है जिसका रेडियस क्या है, R है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे, तो इन दोनों के सर्कमफ्रेंसेस का सम क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, और इनका सर्कमफ्रेंस का सम क्या है, एक ऐसे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है इसका रेडियस क्या है, R है ना। तो अगर रेडियस R है तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, है ना, 2 पाई R। अब देखिए जरा इन सबों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में, तो 2 पाई क्या कॉमन दिख रहा है आपके पास, 2 पाई। तो बच क्या गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल। सो है ना, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। तो देखिए कि ये रिलेशन जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो ए है ना उसमें क्या दिया हुआ है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, वो ए, क्या होगा, वो ए होगा। तो आप कुछ इस प्रकार से अपने एग्जाम में एमसीक्यू को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर and the number of complete revolutions it will make in moving 132 किलोमीटर is। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि एक व्हील है और उस व्हील का जो डायमीटर है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर है। और अगर वो पहिया जो है ना, अगर वो पहिया मूव करते करते अगर वो 132 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है, तो आप बताएं कि उस पहिए को 132 किलोमीटर मूव करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा, कितनी बार उसको घूमना पड़ेगा। मतलब आपको फाइंड करना है क्या, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, मतलब आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पता करना है। तो देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को पता करने के लिए टोटल डिस्टेंस को सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील से डिवाइड लगाना पड़ता है। मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को पता करने के लिए टोटल डिस्टेंस को सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील से क्या होता है, डिवाइड लगाना पड़ता है। तो देखिए जरा, हमें समझना है, यहाँ पे हमें सीखना है कि हमें पता करना क्या है, हमें पता करना है नंबर ऑफ revolutions। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो देखिए जरा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस
total distance upon circumference of wheel, है ना। तो देखिए जरा टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 132 किलोमीटर, है ना। और अगर ये क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, क्योंकि आपको देखना है कि दोनों डिस्टेंस और रेडियस ऑफ व्हील दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस और रेडियस ऑफ व्हील दोनों क्या होना चाहिए, सेम यूनिटी में होना चाहिए। तो या तो आप दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, या आप दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, है ना। तो देखिए हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, किलोमीटर को हम लोग सेंटी, है ना, किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के, अगर हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको 10 to power 5, है ना, से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें टोटल डिस्टेंस को 10 to power 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 इंटू पाई का मतलब 22/7, आर क्या है, अगर डायमीटर क्या दिया हुआ है 42, क्या दिया हुआ है 42, तो आर क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा, तो क्या हो जाएगा 21। तो आप देखिए जरा क्या हो सकता है, 7, है ना, इंटू 3, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, है ना। एंड 22 6 जा 136 एंड 3 2 जा 6 एंड 6 कैंसिल, क्या हो चुका है, कैंसिल। सो द आंसर विल बी 10 to power 5, 10 to power 5, है ना। तो आप कुछ इस प्रकार के, इस तरह के मैथ्स को सोल्व करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 to power 5, तो वो ऑप्शन क्या है, डी, ऑप्शन क्या है, डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सॉरी, मतलब ये ऑप्शन आपका बी है, मतलब आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 10 to power 5, और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। एक क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अ बैग कंटेन्स 12 रेड एंड 8 ब्लू मार्बल्स, अ बैग कंटेन्स 12 रेड एंड 8 ब्लू मार्बल्स, मतलब एक बैग है उसमें 12 लाल और 8 ब्लू मार्बल्स हैं, है ना। एक बैग है जिसमें 12 लाल और 8 क्या है, ब्लू मार्बल्स हैं। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, और उस बैग में से अचानक बिना देखे, बिना, है ना, जज किए, उससे अचानक अगर एक मार्बल निकाला जाए तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू मार्बल इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू मार्बल इज, तो आपको बताना है कि अगर उससे अचानक बिना देखे उससे अगर एक मार्बल निकाला जाए तो वो मार्बल ब्लू होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप ध्यान दें, जब भी हम लोग किसी का भी प्रोबेबिलिटी पता करते हैं तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या है। अगर हमें पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू मार्बल, ब्लू, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है, तो अगर हमें ब्लू मार्बल्स के बारे में पूछा जा रहा है, अगर हमें ब्लू मार्बल्स के
प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो हमें ये पता करना होगा पहले, या फिर ये क्वेश्चन में देखना होगा कि ब्लू मार्बल्स की संख्या कितनी है। तो ब्लू मार्बल्स की संख्या क्या कहलाएगी हमारे सामने, फेवरेबल आउटकम्स कही जाएगी। मतलब ब्लू मार्बल्स की संख्या यहाँ पे क्या कही जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कही जाएगी। और पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो अगर हम लोग दोनों मार्बल्स के संख्याओं को जोड़ दें, अगर हम लोग दोनों मार्बल्स के नंबर्स को क्या करें, हम लोग ऐड कर दें, तो उनका जो सम आएगा ना वो क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स होगा। मतलब ध्यान दें, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, सो 8। पॉसिबल आउटकम्स इज 12 प्लस 8 20, है ना। सो द आंसर विल बी 4 2 8, है ना, 4 2 8 and 5 4 20. So the probability of drawing a blue marble is 2/5. तो इस तरह के मैथ्स को बच्चों आप कैसे हल करेंगे, है ना। तो पहले चीजों को समझें, है ना, कि जिस चीज का हमसे प्रोबेबिलिटी मांगा जाता है उसे ऊपर लिखा जाता है, उसके आउटकम्स को ऊपर लिखा जाता है और टोटल आउटकम्स को नीचे लिखा जाता है ना। और इस प्रकार से किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। मतलब आपसे कहना चाहता है कि एक नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। एक नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले हम उसके बेसिस को समझते हैं। देखिए कि एक लीप ईयर के अंदर, सॉरी, एक नॉन लीप ईयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं, 360। और अगर हम लोग इसको 7 से अगर डिवाइड लगाएं तो 52 वीक्स, है ना। अगर हम लोग 365 को 7 से डिवाइड लगाएं तो कितना आ रहा है, 52 वीक्स एंड 1 डे। 52 वीक्स एंड ये क्या है आपके पास, वीक, ये क्या हो जाएगा आपका, वीक्स हो जाएगा। और क्या हो गया, ये डे हो गया। मतलब अगर 52 सप्ताह अगर परफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब 52 सप्ताह में 52 संडे भी आएगा। अगर कंप्लीटली अगर 52 वीक्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 52 संडे भी आएगा। और एक और डे बच चुका आपके पास, है ना। और डे क्या है आपके पास, एक है, मतलब एक्स्ट्रा दिन आ रहा है जो एक की संख्या में, मतलब 52 सप्ताह के बाद, 52 सप्ताह के बाद एक एक्स्ट्रा दिन आपके पास आ रहा है। और वो एक्स्ट्रा दिन जो है ना, 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है। वो एक्स्ट्रा दिन जो है 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है। वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है ना, अगले संडे भी हो सकता है। तो मतलब ये सब कुछ भी 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है। तो अब अगर वो 7 दिनों में देखें, है ना, तो संडे कितना दिन होता है, एक वीक में संडे क्या होता है, एक दिन होता है। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन, है ना, अपॉन टोटल आउटकम्स। तो संडे की बात कर रहे हैं तो एक वीक के अंदर संडे कितना होता है, एक होता है।
और एक वीक के अंदर दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो जब भी कभी आपको नॉन लीप ईयर के अंदर अगर 53 संडे होने के बारे में पूछा जाए तो उस 53 संडे का जो प्रोबेबिलिटी आएगा ना, वो क्या आएगा? 1/7 आएगा। और वो संडे ही नहीं, अगर आपसे संडे के अलावा अगर कुछ मंडे ही पूछे, ट्यूसडे ही पूछे, तो सबका आंसर क्या आएगा? 1/7 ही आएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए। आपका आंसर क्या हो गया? ए। तो जब भी कभी आपको इस प्रकार का मैथ्स दिया जाए तो पहले उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझें कि ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या हो सकता है ना। तो आप इस प्रकार से इसको सीखें और आप इसी प्रकार से उसको आसानी से हल भी करें। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ ए cot थीटा प्लस बी cosec थीटा इज इक्वल टू पी and b cot theta plus a cosec theta is equal to q, then find the value of p square minus q square. If a cot theta plus b cosec theta is equal to p and b cot theta plus a cosec theta is equal to q, then find the value of p square minus q square. है ना। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है ना, इसका आंसर किस प्रकार से निकाला जाना चाहिए। तो देखिए जरा, यहाँ पे आपके सामने P बराबर दिया हुआ है, आपके सामने Q बराबर दिया हुआ है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्यूट करते हैं। तो P बराबर क्या दिया हुआ है? A cot थीटा प्लस B cosec थीटा, है ना। और Q बराबर क्या दिया हुआ है? B cot थीटा प्लस A cosec थीटा, है ना। P is equal to A cot theta plus B cosec theta and Q is equal to B cot theta plus A cosec theta। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, है ना। तो फी का क्या दिया हुआ है? A cot थीटा प्लस B cosec थीटा, है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो आप देखिए जरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, है ना, स्क्वायर यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। बी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab इंटू कॉट थीटा, सॉरी 2 कॉट थीटा इंटू बी कॉसेक थीटा, है ना, इस प्रकार से। फिर क्या होगा यहां पे? आप देखिए जरा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आप देखिए जरा, है ना, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा, है ना, ab कॉट थीटा, और यहां b लग चुका था, यहां b, है ना, नहीं होगा, इंटू कॉसेक थीटा। आप इसे बाहर निकालें, है ना, इसे बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस माइनस माइनस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ प्लस यहाँ पे क्या है? माइनस, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल, आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर यहाँ पे है ना, इसे यहाँ पे ले आए, ए स्क्वायर
कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो आप देखिए जरा यहाँ पे ए स्क्वायर को कॉमन कर ले इन दोनों में, तो अंदर क्या बचता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा बी स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान दें ए स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, एंड बी स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 1। सो द आंसर इज, है ना, बी स्क्वायर इंटू 1, बी स्क्वायर क्योंकि ये प्लस में है इसे हम लोग आगे ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस और ए स्क्वायर, है ना। सो द आंसर विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे कि ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या है बी, है ना। तो आप इस प्रकार से इस तरह के मैथ्स को इतनी आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार का मैथ्स अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इस आसानी से सोल्व करें। बच्चों एक बहुत ही प्यारा सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटेन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू बाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स इंटू बाई क्यूब एंड x by आर प्राइम नंबर्स, देन फाइंड द HCF ऑफ a एंड b। आपसे कहना चाहता है कि आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, है ना, और a का जो वैल्यू है ना वो क्या है एक्स क्यू इंटू बाई स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है एक्स इंटू बाई टू पावर 3, है ना, और एक्स बाई क्या है प्राइम नंबर्स, एक्स बाई क्या है प्राइम नंबर्स है। तो आपको बताना है कि ए बी का एचसीएफ क्या होगा। देखिए एचसीएफ निकालने का सबसे बड़ा जो सूत्र है ना वो ये है कि आपको उसके हर टर्म्स को देखना है। अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं, है ना, तो पहले आप इसको देखें कि कैसे किया जाएगा। आप इन एक्स को देखें, दोनों के अंदर मौजूद सेम टर्म्स को देखें और दोनों के बीच में देखें कि सबसे बड़ा कॉमन क्या हो सकता है, एक्स टू पावर 3 एंड एक्स टू पावर 1। तो दोनों के अंदर सबसे बड़ा कॉमन क्या है। तो अगर हम निकालना चाहें कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो इन दोनों के बीच अगर देखा जाए तो कॉमन सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो वो होगा एक्स। क्या होगा वो, पावर 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन दोनों के अंदर मौजूद जो छोटा पावर होगा ना उसे एज एचसीएफ लिया जाएगा। अब देखिए बाई 3 और बाई 2 में छोटा पावर किसका दिया हुआ है ना, तो वो क्या है बाई 2, बाई 2। तो एचसीएफ जब भी आप निकालें तो दोनों में इक्वल टर्म्स को देखें और उसका जो दोनों के बीच में जो भी सबसे छोटा पावर होगा उसे एज एचसीएफ कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पे 1 देना आवश्यक नहीं है, है ना। तो आप ए और बी का एचसीएफ एक्स इंटू बाई स्क्वायर के रूप में निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पे कि ऑप्शन क्या होगा, तो एक्स बाई स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो ऑप्शन है बी। वो ऑप्शन क्या है बी, है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल। मतलब साफ है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो जीरोस है ना वो इक्वल है। क्या है वो इक्वल है, वो क्या है वो इक्वल है। और ऐसी कंडीशन में आपके पास कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उन 4 ऑप्शंस में आपको किसी एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है जो इस क्वेश्चंस के
है ना, रिलेटिव वो खरा उतरता है। तो देखिए यहां पे हम लोग कैसे इसको जज करेंगे, हम लोग देखेंगे यहां पे। तो देखिए जरा यहां पे क्या हो सकता है, अगर रूट 0 है ना, तो फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, 4ac। अब देखिए यहां पे बी स्क्वायर क्या है, 4ac के बराबर है ना। और किसी भी चीज का स्क्वायर, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी भी चीज का स्क्वायर अगर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो अगर बी स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर बी स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो 4ac भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 4ac को पॉजिटिव होने के लिए, 4ac को पॉजिटिव होने के लिए ये जरूरी है कि ए का सिंबल प्लस होना चाहिए, या ए का सिंबल या सी का सिंबल क्या होना चाहिए। मतलब अगर बी स्क्वायर पॉजिटिव है, हमने पहले भी कहा है कि किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बी स्क्वायर के बराबर क्या दिया हुआ है, 4ac। तो अगर बी स्क्वायर अगर पॉजिटिव में है तो 4ac भी क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। और अगर 4ac पॉजिटिव में है तो ये तभी संभव है जब ए भी प्लस में हो और सी भी क्या हो, प्लस में हो, या ए भी माइनस में हो और सी भी क्या हो, माइनस में हो। तो अगर दोनों सिंबल सेम हो, मतलब ए और सी दोनों अगर या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, मतलब साफ है कि दोनों का सिंबल क्या होना चाहिए, सेम। क्या होने चाहिए, सेम। दोनों के सिंबल क्या होने चाहिए, सेम। तब जाकर इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो 0 है वो सेम आएगा, है ना, या 0 जो है वो इक्वल आएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना आपको, कि ये तभी हो सकता है जब ए और सी दोनों सेम सिंबल का हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, मतलब दोनों का सिंबल क्या हो, सेम होना चाहिए। तो देखिए यहां पे ऑप्शन सी में क्या कर रहा है कि सी एंड ए हैव द सेम साइन, या तो प्लस या तो प्लस, है ना, या तो माइनस या तो माइनस। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सी है ना, ये क्या होता है, इस पे खरा उतरता है, और ये इसके लिए क्या है, इसका हल है। तो इस तरह के मैथ्स को आप इसी प्रकार से हल करें। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपसे कह रहा है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7, -6 and 3, 4 in the ratio 1:2 internally lie in the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। मतलब आपसे ये कहना चाहता है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों के जोड़ने से क्या बना है, एक लाइन सेगमेंट बना है। और उस लाइन सेगमेंट को एक तीसरा बिंदु उस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, उसको 1:2 के रेशियो में कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। तो आपको बताना है कि वह बिंदु जो उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वह बिंदु किस क्वाड्रेंट में है। The point which divides the line segment joining the points 7, -6 and 3, 4 in the ratio 1:2 internally lie in the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। मतलब एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट यहां पे दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट यहां पे दिया हुआ है, और इन दोनों के जोड़ने से एक लाइन सेगमेंट बना है। और उस लाइन सेगमेंट को कोई एक तीसरा बिंदु आकर उसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताना है कि वह बिंदु जो उस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है वह बिंदु उस चार्ट के किस क्वाड्रेंट में आता है ना। तो हम लोग देखें और सीखे ना कि इसे कैसे फाइंड किया जाएगा। तो आप देखें जरा यहां पे किसे फाइंड आउट किया जाएगा, है ना। तो देखिए आप पहले एक बात गौर करें, ये रेशियो दिया हुआ है 1:2, तो इस रेशियो को आप ऐसे मान सकते हैं m/n = 1:2।
है ना। फिर क्या है, पहले आप x का मान निकालें, x का मान निकालें तो कैसे निकालेंगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, है ना। तो देखिए जरा यहां पे m क्या दिया हुआ आपके पास 1, है ना, x1 और ये क्या है आपका x2 इंटू 3, n क्या दिया हुआ है 2, है ना, x1 क्या है 7, m प्लस n, सो 1 प्लस 2, 3 1 जा 3, 2 7 जा 14, कितना आ जाएगा 17 अपॉन 3, है ना। फिर आपको क्या निकालना है, फिर आपको y का मान निकालना है। y में क्या हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, है ना। तो m का मान क्या दिया हुआ है 1, y2 क्या है ना, y2 ये y1 और ये क्या हो गया आपका y2, y2 इज इक्वल टू 4, n क्या दिया हुआ है 2, y1 इज इक्वल टू -6, m प्लस n, सो 1 प्लस 2, 1 4 जा 4 प्लस माइनस माइनस 60 जा 12, 1 प्लस 2 3, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, सिंबल माइनस का होगा अपॉन 3, अपॉन 3। तो वो बिंदु जो उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है 17 अपॉन 3 और -8 अपॉन 3। तो अगर x का मान प्लस हो और y का मान क्या हो माइनस हो, तो इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में माना जाता है, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में माना जाता है, या फिर ये कहे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। तो आप देखिए यहां पे कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। Audio Jungle.